हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, जहां पे हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, मेंस में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप ये टॉपिक्स वैसे भी पढ़ लें तो आपके इससे बेसिक्स क्लियर होंगे, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप और डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आजकल हम ये बेसिक्स ही सीख रहे हैं। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सबसे पहले वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में हम आ गए हैं अपने लेक्चर 5th पे, जहाँ पे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस सीधे सीधे आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आपके आएंगे। सो दिस टॉपिक एक्चुअली होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। कैसे? चलो आपके सामने ना आज मैंने बोर्ड पे एक तरह का आप समझो एक चार्ट ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने बात किया आप एक्सेस ले लो, ठीक है, ये यहाँ से 0 है, मैंने एक टाइमलाइन शो किया है। तो मैं पहले आपको धीरे धीरे लेके चलूँगी कि मैंने क्या किया है और उसके थ्रू मैं आपको टॉपिक समझाती जाऊँगी, या एक एक आपके यहाँ पे जो लिखा है उनके मीनिंग आपको क्लियर करती चलूँगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी टाइमलाइन है, स्टार्ट हो रही है अप्रैल से, किसी भी ईयर का अप्रैल ले लो, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। मैंने ये कुछ मंथ्स ले लिए हैं। इन मंथ्स में मैं देख रही हूँ, मैंने ना प्राइस राइज का फ्लक्चुएशन देखने की कोशिश की है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को नाम देते थे अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द प्राइस राइज, कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, ऑल सच काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमने देखा था प्राइस राइज कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने इन्फ्लेशन को नाम दिए थे। वैसे ही यहाँ पर हम प्राइस राइज देख रहे हैं। सो प्राइस राइज का देखने की कोशिश ये है कि आप ये देखो, प्राइस राइज है आपका कि 1% हो रहा है, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप नीचे चलोगे नेगेटिव है, यानी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज कितने परसेंट से हो रहा है? 1%, 2%, 3%, 4%, 5% एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक मैंने 5% तक ही शो किया है। तो अगर आप एक बेसिक समझे, अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, मैंने आपको बस इतना बताया है और रादर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सब भूल जाओ अगर, तो आपको ये जो लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, इस पे क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने प्राइस राइज शो किया है, पॉजिटिव प्राइस राइज हो रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है 1% से 2% से 3% एंड सो ऑन, ठीक है। नीचे जाएंगे प्राइस घट रहा है, तो ये आपका प्राइस फ्लक्चुएशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका प्राइस है यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है परसेंटेज में अगर लेके देखूँ, ठीक है। ये बात हो गई आपकी वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे मैंने मंथ्स दिखाया है, यानी मैंने एक टाइमलाइन दिखाई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। फाइन। सो अगर आपको इतना समझ आ गया है तो अब हम बात करते हैं ये रेड लाइन की, जो कि एक तरह का कर्व है। ये कर्व आपको हर महीने में प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है ये दिखा रहा है। कोई भी कमोडिटी ले लो, चलो आपकी कोई भी फेवरेट कमोडिटी ले लेते हैं। आई थिंक चॉकलेट सबको पसंद होती है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ चॉकलेट्स। बट चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट का प्राइस इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता है, बिकॉज दे हैव टू कीप अ सेम प्राइस, सो वो रैदर क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं। सो आई डोंट थिंक इट वुड फिट द एग्जाम्पल वेल। आप किसी भी वेजिटेबल की बात ले लो, वेजिटेबल के प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अनियन प्राइजेस, टमेटो प्राइजेस, ठीक है, कोई भी प्राइजेस आप ले लो, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टमेटो के प्राइसेस आजकल बहुत ऊपर हैं, सो लेट्स टेक टमेटो फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रैल में क्या हुआ, प्राइस ना कम होना शुरू हुआ टमेटो का, ठीक है, कम हो रहा है, गिर रहा है प्राइस, यानी प्राइस ना कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। यानी अब नेगेटिव गिर कैसे रहा है कि अगर पहले 60 रुपीज़ kg था, 60 पर kg था, तो अब प्राइस हो गया है से 50 पर kg, फिर धीरे धीरे 30 पर kg, ऐसे करके ना आपका प्राइस जो है ना वो कम हो रहा है, ठीक है। कम होने का प्राइस का मतलब ये हो गया आपका कि प्राइस जो डिक्रीज है, यानी प्राइस राइज अगर आप देखो, राइज तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, यानी नेगेटिव जा रहा है। तो 1% से कम हुआ, 2% से कम हुआ, 3% से कम हुआ और प्राइस आपका यहाँ पे सबसे कम हो गया।
मई के मंथ में आपका टमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं इकोनॉमी में, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है जब परसिस्टेंट फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस देखा जाए, यानी रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, जो चेंज इन प्राइस है उसका रेट नेगेटिव है, यानी प्राइस कम हो रहा है, परसिस्टेंटली कम हो रहा है। यानी पहले अगर 60 रुपीज़ हमने देखा पर केजी था तो 55 रुपीज़ पर केजी हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर से 30 हुआ, परसिस्टेंटली कम होता 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 एक लेवल पर आ गया जहां पे प्राइस सबसे ज़्यादा कम हो गया। तो जब परसिस्टेंट फॉल होगा जनरल प्राइस लेवल में, टमेटो के दाम कम होते जाएंगे लगातार लगातार लगातार, उस सिचुएशन को हम कहेंगे डिफ्लेशन। लेकिन अब क्या होगा जब प्राइस बहुत कम हो गया, 30 रुपये हो गया, फार्मर आपका कह रहा है कि ये तो बहुत कम प्राइस हो गया है, हमें तो प्राइसेस का ज़्यादा चाहिए, या दिस इज़ नॉट वर्किंग, हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी हुई है और हमारे लिए प्राइस सूटेबल नहीं है। तो फार्मर्स ने फॉर एग्जांपल से प्रोटेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब एक सिचुएशन आई, गवर्नमेंट की घंटी बजी कि चलो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टेक सम एक्शन। तो क्या हुआ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने डेलिबरेट एक्शन लेना शुरू किया, ठीक है। क्या करने के लिए, प्राइस राइज करने के लिए, ताकि इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन हो रही है, जो प्राइस लगातार कम हो रहे हैं, वो 30 रुपये से घट के या गिर के 10 रुपये ना हो जाए, वो सिचुएशन बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, डेलिबरेट एक्शन, यानी सोचे समझे हुए एक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के, सो डेलिबरेट मतलब सोचे समझे एक्शन लिए गवर्नमेंट ने। क्यों लिए, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर पाए। तो जब गवर्नमेंट ने एक्शन लेने शुरू किए तो प्राइस 30 पे रुक गए और धीरे धीरे टमाटर के प्राइस वापस से ऊपर जाने लगे जाने लगे जाने लगे जाने लगे। तो ये वाली सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, इस पूरे फेज को हम कहते हैं रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डेलिबरेट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू स्टिमुलेट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, एंड डन टू रिडीम इकोनॉमी फ्रॉम डिफ्लेशनरी सिचुएशन। आपकी इकोनॉमी एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन में चली गई है जहां टमाटर के प्राइस आधे हो गए हैं और आपको डर है कि वो 90% ना घट जाए, यानी इतने कम ना हो जाए कि सारे फार्मर लॉस में चले जाएं। इसलिए आप जानबूझ के सोचे समझे एक्शंस ले रहे हो, कुछ ऐसे पॉलिसी बना रहे हो जिसकी वजह से वापस से आप जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है उससे रिडीम कर दो इकोनॉमी को और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रीइंस्टेट कर दो, ठीक है। तो ये पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं, जब सोच समझ के एक्शन लिया जाता है डिफ्लेशन को रोकने के लिए, उस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। रिफ्लेशन उस सिनेरियो को कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वापस से प्राइजेस आ गए आपके, फॉर एग्जाम्पल 60 से शुरू हुए थे, यहाँ पे 60 थे, 60 से घटने शुरू हुए थे, वापस आ गए 60 पे जुलाई और अगस्त के बीच में, वापस से हम वहीं आ गए जहाँ पे हम अप्रैल में थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब अलग अलग सिनेरियो की वजह से, होर्डिंग की वजह से या वेदर खराब होने की वजह से, आपके आधी फसल खराब हो जाने की वजह से, टमेटो के प्राइसेस, टमेटो कम हो गए इकोनॉमी में तो टमेटो के प्राइसेस जो थे वो और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। अब टमेटो के प्राइस 60 से 62 हुए, 65 हुए, फिर 68 हुए, फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गए और 70 रुपये पर केजी टमाटर आने लगा, ठीक है। सो 70 रुपीज़ अ केजी फॉर टमेटो, आपका ये प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया कंसिस्टेंटली। तो ये पूरे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन प्राइजेस, यानी कंटिन्यूसली टमेटो का प्राइस यहाँ से इंक्रीज होता चला गया 70 तक, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई होती चली गई, लगातार प्राइसेस बढ़ते चले गए, टमाटर के प्राइस बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते एक पीक पे चले गए। उस पूरे सिनेरियो को हमने कहा इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हो गई, प्राइसेस मैक्सिमम हो गए। अब क्या हुआ, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो हो सकता है कि एक लेवल तक प्राइस इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब क्या हुआ, इतने प्राइस बढ़ गए कि बहुत सारे लोगों ने बहुत रूरल पुअर एंड पुअर कैटेगरी जो है, मतलब
लीव असाइड द रिच इन द अपर मिडिल क्लास, बट जो लोग नॉर्मली बजट करते हैं, अपनी वेजिटेबल्स लाते हैं वीकली, जिनका मंथली राशनिंग होता है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्राइजेस ऑफ द गुड्स दैट दे आर परचेजिंग। तो अब क्या होने लगा, उनको कंसर्न हुआ, उन्होंने कहा यार टमाटर यूज़ करना थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट मेक टमेटो ग्रेवीज कि आप फॉर एग्जाम्पल शाही पनीर, मखनी पनीर और ये सारी आइटम्स छोड़ देते हैं बनानी जिसमें टमाटो ज़्यादा यूज़ होता है और मिनिमम यूज़ के लिए रखते हैं टमाटर, तो अपना यूजेज थोड़ा कम कर देते हैं टमाटर का। धीरे धीरे लोगों ने टमाटर की डिमांड जो है वो कम कर दी। अब जब डिमांड इकोनॉमी में कम होने लगी तो धीरे धीरे प्राइजेस वापस से कम होने लगे। लेकिन क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है। ये जो सिचुएशन है जहाँ 70 से वापस प्राइस आ रहा है आपका 68 या 66 या 65, पता है क्या हो रहा है आपका, इन्फ्लेशन अभी भी है। प्राइस अगर आप 60 से कंपेयर करो, प्राइस अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइस राइज है ना, जो राइज है प्राइस में, वो कम हो रहा है। क्या मतलब है मेरा, जैसे अगर मैं मानूं कि प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, से हम 60 से एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम 60 पे थे, 60 से प्राइस आपका बढ़ा। इन्फ्लेशन हम कब कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइस पहले 62 हुआ, ठीक है, 2 रुपए से प्राइस बढ़ा, फिर उसके बाद प्राइस आपका 65 हुआ। अब कितने रुपए से बढ़ा प्राइस आपका, 3 रुपए से। उसके बाद आपका प्राइस हुआ 69, अब प्राइस कितने रुपए से बढ़ा, 4 रुपए से, ठीक है। तो जो रेट है ना इंक्रीज होने का प्राइस का, वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम डिसइन्फ्लेशन किस सिचुएशन को कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है कि प्राइस आपका अभी भी राइज होगा, ठीक है, प्राइस आपका अभी भी राइज होगा, 68, 66, 65 नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाता है। आपका प्राइस अभी भी राइज होगा, लेकिन अब क्या होगा, जो आपका रेट है ना प्राइस इंक्रीज होने का, वो कम होने लगेगा। क्या मतलब है मेरा, कि अब अगर 69 है तो अब आपका प्राइस जो इंक्रीज होगा वो 72 हो जाएगा। 72 और 69 में कितना डिफरेंस हो गया, यानी अब आपका प्राइस राइज हुआ 3 रुपए से। पहले प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ था, 4 से। कंटिन्यूसली जो चेंज है प्राइस इंक्रीज होने का, वो भी बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है, अभी भी आप 69 से 72 रुपीज़ ही दे रहे हो, लेकिन जो इंक्रीज हुआ है ना प्राइस में परसेंटेज टर्म्स में, वो कम है। अब और प्राइस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 73 बढ़ जाएगा, यानी प्राइस 72 से 73 हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है वो सिर्फ 1 रुपए का हुआ है। यानी आपका प्राइस बढ़ रहा, जो इन्फ्लेशन अभी भी है, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस आपका जो है वो अभी भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 72 से 70 हो गया, 72 से आप ऊपर ही गए हो 73 पे, 1 रुपया महंगाई हुआ है। लेकिन जो महंगाई थी ना, जितने मार्जिन से इंक्रीज हो रही थी, पहले 4-4 रुपए से इंक्रीज हो रही थी, अब वो सिर्फ 1 रुपये इंक्रीज हुई है। तो जब आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस है वो कम हो जाता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट अ स्लोअर रेट, उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और डिसइन्फ्लेशन होते होते धीरे धीरे ये होता है कि आपका प्राइस क्या है, अब 1 रुपये से बढ़ा, अब आपका 73 आ गया प्राइस, उसके बाद धीरे धीरे वापस से प्राइस आपका गिरने लगेगा और गिरते 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 60 और कम होने लगेगा, यानी अब प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है। प्राइस डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेपर में भी वो लोग आपसे यही पूछते हैं और यही सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है जहाँ पे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आया है, लेट मी क्लियर, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या डिफरेंस है। डिसइन्फ्लेशन होता है आपका जब आपके प्राइजेस किसी चीज़ के बढ़ रहे हैं, ठीक है। टमेटो के प्राइजेस आपके बढ़ रहे हैं, आपके पहले हुए प्राइजेस 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ से आपका प्राइस बढ़ा पहले 64, फिर 4 रुपये प्राइस बढ़ गया, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ा 67, 3 रुपये, फिर प्राइस बढ़ा 69, 2 रुपये, फिर बढ़ा 70, यानी प्राइस तो इंक्रीज हुआ ना, प्राइस हुआ 60, 64, 67, 69, 70। टमेटो का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट है बढ़ने का, पहले 4 रुपए से बढ़ा, फिर 3 रुपए से बढ़ा, फिर 2 रुपए से बढ़ा, फिर सिर्फ 1 रुपए से बढ़ा, यानी जो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस है वो कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जब आपका प्राइस कम होने लग जाए, यानी 70 है, 70 से वापस 65 हो जाए, 65 से 62 हो जाए, 62 से 60 हो जाए, यानी प्राइस कम हो रहा है, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, डिसइन्फ्लेशन में प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन जो चेंज होता है प्राइस बढ़ने का वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन डिफ्लेशन में प्राइस ही घटता है,
ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा आपको जो कर्व है यहाँ पे ये बताता है कि अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक क्या हुआ, और एंड में नवंबर में वापस से हम डिफ्लेशनरी सिचुएशन में आ गए जहाँ टमेटो के प्राइसेस वापस से गिर के 40 रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी बहुत ज़रूरी है। ये पूरा कर्व मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ों का अता पता हो, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्टली ये पूछा जाता है व्हाट इज़ डिसइन्फ्लेशन, और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाता है डिफ्लेशन की डेफिनेशन और डिसइन्फ्लेशन की डेफिनेशन। आप बेशक 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे बट आप 2 में कंफ्यूज हो जाओगे और गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन और री इन्फ्लेशन क्या होता है, री इन्फ्लेशन क्यों होता है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जब जानबूझ के एक सोचा समझा एक्शन लेती है वो सीन आपका री इन्फ्लेशन का होता है। सो एवरी सिनेरियो, डिफ्लेशन, री इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, आपको ये सारा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमी सेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। एंड अदरवाइज ऑल्सो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ पे हो सकता है लिखा हो डिसइन्फ्लेशन और आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये डिफ्लेशन है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंसेस क्लियर होने अपने माइंड में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे जाके जब पढ़ रहे हो तो कहीं कन्फ्यूजन में चीज़ें ही गलत ना समझ लो। ठीक है, जब आपके बेस क्लियर होगा, ABCD क्लियर आती होगी तो ही कोई स्पेलिंग समझ पाओगे, राइट। सो बेसिक क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि फिलिप्स कर्व क्या होता है। इतना देखने के बाद, इन्फ्लेशन इतना पढ़ने के बाद, इतनी टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए फिलिप्स कर्व के बारे में, क्योंकि ये भी इन्फ्लेशन के बारे में कहीं ना कहीं बात करता है। ये एक तरह का कर्व है जो कि दिया था A.W. फिलिप्स ने, और ये रिलेशनशिप बताता है। अब रिलेशनशिप किस चीज़ का बताता है? ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है आपका शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन यानी एक कम टाइम पीरियड में, कि इन्फ्लेशन है ना, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन जब आपकी बढ़नी शुरू होती है उस टाइम पर आपकी महंगाई बढ़ने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू होती है। क्योंकि महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है जब लोगों के हाथ में पैसा है। ठीक है, स्टोरी फॉर्मेट में सुनना है। महंगाई बढ़ती है जब लोगों के हाथ में पैसा है और लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब अगर आपके गुड की कोई ज़्यादा डिमांड कर रहा है, आप प्रोड्यूसर हो, तो आप भी तो वो गुड ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे ना। आप कहोगे इस साल अगर मैंने 1000 बनाया है, अगले साल मैं 2000 बना रहा हूँ, क्योंकि डिमांड आ रही है भाई, तो आपकी भी कमाई हो रही है। आप 2000 बनाओगे, अगर आप 2000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए और लेबर को भी हायर करोगे या अपनी फैक्ट्री बढ़ाओगे या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि किसी ना किसी फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इन्फ्लेशन का रिलेशन फिलिप्स ने कैसे दिखाया? फिलिप्स ने शॉर्ट रन में बोला कि महंगाई बढ़ने पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम होने लगती है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी वो कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जो रोजगार नहीं होता, काम नहीं होता, जॉब नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब महंगाई बढ़ने के कारण लोग डिमांड कर रहे हैं। डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा और सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर लोगों को एम्प्लॉय करेगा। उससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ऐसे ही अगर महंगाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, लोग डिमांड करनी छोड़ देंगे, तो सप्लायर सप्लाई करनी कम कर देगा, वो प्रोड्यूस करना कम कर देगा, और जितने लेबर उसके पास ऑलरेडी है वो उनको भी जॉब से निकाल देगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ से पेमेंट करने के लिए या उनके वेजेस देने के लिए पैसे लाएगा? तो लेबर को ले ऑफ करेगा या हटाएगा, तो उससे क्या होगा? लेबर आपकी जो है वो अनएम्प्लॉय होगी, और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। लोगों को काम नहीं मिलेगा उतना जितना उन्हें मिल सकता था। ये एक शॉर्ट रन रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की A.W. फिलिप्स ने, इनवर्स रिलेशनशिप, जहां पे अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका जो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। एंड रिवर्स, अगर आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो बेसिकली एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप है आपका फिलिप्स कर्व। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन आती है जो इस पूरे फिलिप्स कर्व के सिनेरियो को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, और वो सिचुएशन है आपकी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टर्म्स में, जिसको हम लिख सकते हैं स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन।
ठीक है। स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन मिलके स्टैगफ्लेशन बनाता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन होती है आपकी जहाँ पे आपका स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन, बेसिकली स्टैग्नेशन होता है और इन्फ्लेशन होता है। स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है आपकी लो नेशनल इनकम। ठीक है, लो नेशनल इनकम हो गई आपकी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी अब आप देखो इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। जबकि फिलिप्स कर्व क्या कह रहा था, अगर इन्फ्लेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। रिवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा था। ठीक है, फिलिप्स कर्व ने ये बोला ना कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, हाई इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन क्या बोल रहा है, स्टैगफ्लेशन बोल रहा है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और नेशनल इनकम आउटपुट ग्रोथ जो कम है। यानी स्टैगफ्लेशन सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके फिलिप्स कर्व को। पर फिलिप्स कर्व एक शॉर्ट रन फिनोमिना है जहाँ पर शॉर्ट रन की हम बात करते हैं, हालांकि लॉन्ग रन में दिस इज पॉसिबल कि आप इस सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट करें, किसके थ्रू, स्टैगफ्लेशन के थ्रू, जहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाए और नेशनल इनकम आउटपुट ग्रोथ जो है आपका वो कम हो जाए। यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब आउटपुट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, प्लस इन्फ्लेशन मिल गई साथ में बहुत ज़्यादा, यानी पूरा सिनेरियो स्टैगफ्लेशन का हो गया। जो कि स्टैगफ्लेशन एक तरह की चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है फिलिप्स कर्व को। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में जहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं, विच ऑफ द सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट्स योर फिलिप्स कर्व, जहाँ पे स्टैगफ्लेशन एक एग्जांपल होगा और सीधे सीधे स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे दिया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन रेट। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि फिलिप्स कर्व क्या बोलता है और फिलिप्स कर्व को कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी सिचुएशन करती है, जो कि स्टैगफ्लेशन है। तो this was the thing that I wanted to introduce to you because this is important from your exam perspective, and with this most of the topics have been covered. Still जो छोटे छोटे topics रह गए हैं, जैसे आपका एक बेस इफेक्ट होता है, वो क्या होता है मैं ट्राई करूँगी आपको शॉर्ट वीडियो में बताने के लिए। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो यू कैन चेक आउट द रील्स एंड एवरीथिंग। ऑल्सो गाइज जस्ट ब्रिंगिंग टू योर नोटिस कि हमारा टेलीग्राम चैनल एक्टिव हो चुका है, जहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, डेली क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, एंड वहाँ पे एक्चुअली रोज़ रात को हाफ एन आवर के लिए या कहो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहाँ पे यू कैन आंसर इन, यू कैन गेट टू नो आपकी वीक एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं। ऑल्सो वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं, जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी बोर्ड के पिक्चर्स होती है या जो भी नोट्स हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक या फिर जितने भी और लिंक्स हैं या जो भी मेरे और कोर्सेज कवर हो चुके हैं क्लास 11th के, क्लास 12th के, इनेनिको, मैक्रो, माइक्रो, एवरीथिंग, हर चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी चीज़ करनी होती है जो मैं आपको हर बार कहती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एक छोटा सा लाइक बटन दबाना होता है। लोगों के साथ शेयर करेंगे तो चैनल की रीच बढ़ेगी, चैनल ग्रो होगा और आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं उतने क्वेश्चंस बहुत खुशी से आंसर कर पाऊंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड विद दिस एनी अदर टॉपिक इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यू कैन लेट मी नो in the comment section and you will surely get a short video on it. And till the next time we meet, take care and bye bye.